स्टार्ट करते हैं अपने। क्या चल रहा था हम लोगों का? आयनिक इक्विलिब्रियम। पीछे दिख रहा है या ब्लैक करें? दिख रहा है? चलो, आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था बेटा। इसमें हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बता रहे थे। ठीक है, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिखवा दिए थे बेटा, बताओगे कोई कौन से वाले लिखवा दिए थे? आज इस चैप्टर को समाप्त करना है बेटा, कल नया चैप्टर चालू कर पाएंगे। देखो, हमारे पदार्थ जो थे हमने बताया था कि दो प्रकार के, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, यहाँ तक हमने करवा दिया था। ठीक है, इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से आपके एसिड और बेस आएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, शॉर्ट में ये लिख दे रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका वीक एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, और साल्ट आएंगे इनके। इसमें वीक बेस, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा होता है? H2SO4 होता है। और कौन सा होता है? फिर इसी के ही कति अगर मिलते जुलते याद करने के लिए हम करेंगे तो H2SO3 हमारा वीक एसिड हो गया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO3 हमारा वीक एसिड हो गया। सेम इसी की तरह HNO3 आ जाओ, यस, HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग है तो HNO2 हमारा वीक एसिड हो गया। HCl, HClO4 और HClO3, यहाँ पर देखो बेटा, HClO4 और HClO3 स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर HClO2 और HClO वीक एसिड में आएगा। ठीक है, वैसे अगर आप याद करोगे तो थोड़ा सी दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर इसके अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पता चल जाएगा आपको कि H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो H2SO3 हमारा वीक एसिड होता है। सेम HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड तो HNO2 वीक एसिड। ठीक है, HClO4 और HClO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसी के जो कंपाउंड है, आइसो कंपाउंड HClO2 और HClO वीक एसिड आते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे यहाँ पर देखो बेटा, HCl, HBr, HI ये सब स्ट्रॉन्ग में रहेंगे। तो यहाँ पर HF, ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली में, हाइड्रोजन फैमिली में HCl, HBr और HI स्ट्रॉन्ग एसिड में रहेंगे और HF केवल जो है वो वीक एसिड में रहेगा। ठीक है, इसी के साथ और
आपके ऑक्सी एसिड जितने भी हैं और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड जितने भी हैं वो सब आपके वीक एसिड में आएंगे। फास्फोरस से संबंधित ऑक्सीजन का जो भी कंपाउंड है आपका वो आपका वीक एसिड में रहेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी में आएगा। वीक एसिड में HCl, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो बेटा जितने भी आपके एल्केली मेटल हैं, ऑल एल्केली मेटल, हाइड्रोक्साइड, एंड VaOH का होल ट्वाइस, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले होंगे वो सब आपके वीक स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे, और सेकंड वाला जो है बेरियम, ठीक है, केवल इसे छोड़ के, ठीक है, ये भी आएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस में, बट ये कौन सा है, सेकंड ग्रुप का है। इसके साथ में आपका जो वीक बेस है, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्ट, क्योंकि इसको छोड़कर VaOH का होल ट्वाइस, इसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड है वो सब आपके वीक बेस में आएंगे। VaOH का होल ट्वाइस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। आर ऑर्गेनिक बेस NH3, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड, ये आपके वीक बेस में रहेंगे। साल्ट में आपका NaCl, KCl ये रहेगा, Na2SO4, K2SO4, इस तरीके के जो भी आएंगे साल्ट में आएंगे। आगे इस चैप्टर में जो भी आपके पीएच कैलकुलेशन, बफर सॉल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी है, कुछ भी निकालने के लिए आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो सब्सटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं आयनिक कंडीशन के बेस पर, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में पिछली क्लास में हमने बता दिया था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट हमारे टू टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ अंश इनका बचा हुआ रहता है जब ये डिसॉल्व होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट में तीन, ये सब पूरे जितने भी होते हैं, आपका H2SO4 हो या VaOH का होल ट्वाइस हो या Na2SO4 हो, अगर कहें कि ये सब किसके उदाहरण हैं तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के उदाहरण हैं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट के उदाहरण आपके ये सब हो गए।
बेटा काम करो अपना, सो मत करो। इसी के साथ इसमें अब आगे होगा आपका एसिड बेस। एसिड बेस से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट करते हैं। एसिड एंड बेस, ठीक है। इससे संबंधित पहले आपकी जो हाइपोथेसिस है, मतलब कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का। आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि कौन सा डोनेट होता है वो एसिड होता है, और बेस कौन सा होता है। बताओ बेटा। ये भी नहीं है। आपका जो डोनेट करेगा H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वो आपका एसिड होगा, ठीक है। सेम, ठीक है। डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एग्जांपल नीचे लिख देंगे इसके। इसमें आपका OH ऑन डोनर होगा, डोनर OH डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल आपका HX, X का मतलब हाइलाइट वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ जाएंगे। H2SO4, ठीक है। H3PO4, HClO4, ETC। और इसमें आपका आ जाएगा MOH मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH का होल ट्वाइस, MOH का होल क्यूब, ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। इसके लिए अगर समझने के लिए बात करें, ये हमारा HX है और रिएक्शन होती तो H+ आयन दे दिया प्लस X माइनस, सबको पता होगा, ठीक है। ये हमारा HX है, हाइलाइट क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। H+ आयन दे दिया, एसिड है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपका X माइनस। इसी प्रकार आपका जैसे कि ये NaOH, Na+ और OH माइनस, OH माइनस डोनेट कर दिया। NaOH मतलब मेटल, तो मेटल सोडियम होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में आपका सेकंड आता है ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट।
ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार प्रोटॉन डोनर एसिड होता है। और इनके अनुसार बेस वो पदार्थ होता है, यानी कि वो यौगिक होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ब्रांस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन डोनर जो होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये दिया हुआ है HX एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे HX मतलब HCl, HBr, ये सब H2SO4, ये सब क्या है आपके जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं वे सब आपके ब्रांस्टेड एसिड रह जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे X माइनस HCO3 माइनस, ठीक है बेटा, H2PO4 माइनस OH माइनस etc। यहाँ पर आप लिख सकते हैं R आर्हीनियस एसिड आर ब्रांस्टेड एसिड, मतलब जितने भी आर्हीनियस के एसिड के एग्जाम्पल हैं वो सभी आपके ब्रांस्टेड एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे, क्योंकि वो भी H+ आयन डोनेट करते हैं या प्रोटॉन H+ आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं। इसमें बस आपको इतना करना है कि आपको पहचानना है कि कौन सा यौगिक एसिड है, कौन सा बेस है। आगे जो भी सवाल आएंगे इससे संबंधित जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ आपको एसिड और बेस पहचानना है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो किस तरीके से ब्रेक होता है, जैसे HX है या HCl है, NaOH है, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या आयन देते हैं, कितने आयन देते हैं, ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई होगी तभी आपका आंसर आगे आएगा। तीसरा आपका लॉरी ब्रांस्टेड लॉरी एसिड बेस और फिर रहेगा लुईस एसिड बेस। ये 3 थ्योरीज आपके सिलेबस में दी हुई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, बताएगा कोई? एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो हमारे एसिड होते हैं।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जितने भी होते हैं वो आपके एसिड होंगे, ठीक है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर वाले होंगे जो वो आपके बेस होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लें हम, जैसे आपका H प्लस Ag प्लस CO2 SF4 BCl3 SnCl4 etc, ज़्यादा नहीं, इसमें OH माइनस X माइनस, X का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब आ जाएगा। NH3 अमोनिया आपका लुईस बेस होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है H2O वाटर। ये नोट कर लीजिए, NH4 प्लस जो आयन होता है वो ना आपका एसिड होता है ना आपका बेस होता है। अमोनियम आयन जो आपका होता है NH4 आयन, ना लुईस एसिड होगा ना लुईस बेस होगा। लुईस की बात हो रही है, बाकी क्या हो सकता है। नीचे हमने लिखा ऑल आर्हेनियस एसिड के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब ब्रांचेड एसिड है, लेकिन बेस वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ब्रांचेड बेस के एग्जाम्पल है उनमें ऐसा है, जिसमें है वो लिखा है। इससे आपको एक ही बार में पता रहेगा। हो गया बेटा? इधर वाला तो सबने कर लिया होगा। कंजुगेट एसिड बेस कौन कौन से होते हैं? कंजुगेट एसिड बेस बेटा इस तरीके से इसे हम डिफाइन करेंगे। कोई भी हम बेस लेंगे अगर और बेस की रिएक्शन हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन से या H+ आयन से करेंगे तो जो भी हमारा बनेगा एसिड वो हमारा कंजुगेट एसिड होगा। इसको चाहे ऐसे समझो, अगर हम वीक एसिड, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये हमारा बेस है, वीक बेस लें या स्ट्रॉन्ग बेस लें और उसकी रिएक्शन आप H+ आयन के साथ कराएंगे तो हमारा जो भी एसिड प्राप्त होगा वो कंजुगेट एसिड होगा। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग और ये हो जाएगा आपका वीक। एग्जाम्पल के तौर पर इसे ऐसे समझेंगे, हमारा वीक बेस का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं NO3- प्लस H+ से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, HNO3 बन जाएगा और HNO3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बन गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम HCO3 लेते हैं
ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा और ये वीक बेस है। प्लस H प्लस आयन से जब रिएक्ट करेगा ये तो क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा और H2CO3 क्या हो जाएगा, वीक कंजुगेट एसिड, वीक कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड को या बेस को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब एसिड को डिफाइन करेंगे तो बेस की और हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन होगी, ठीक है। जब कंजुगेट एसिड के लिए आप डिफाइन करेंगे तो बेस कोई सा भी बेस ले लें, वीक बेस हाइड्रोजन आयन से, तो जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये है NO3 वीक बेस है, H प्लस आयन से रिएक्ट किया, HNO3 स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बना दिया, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, H प्लस से रिएक्ट किया, कंजुगेट एसिड बना कौन सा, वीक वाला। जैसे HCO3 एग्जाम्पल दिखाई था हमने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस आयन से रिएक्ट किया, H2CO3 बन गया, जो हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। इससे पहले इसीलिए हमने स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस इसीलिए लिखवा है, जिससे कि आगे आपका जो भी आएंगे वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, ठीक है। इधर वाला हो गया बेटा, इस साइड वाला, इस साइड वाला, ऊपर वाला तो हो गया सबका। तब तक आप करोगे, तब तक हम इधर कंजुगेट बेस करेंगे। कोई भी एसिड जब आपका होगा H प्लस आयन देगा, ठीक है, और साथ में आपका कंजुगेट बेस देगा। इसी को ही अगर उल्टा करके देखें जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई सा भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप लो, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 है हमारा, HNO3, इसने H प्लस आयन डोनेट किया यानी कि निकाल दिया, और हमारा क्या बचा है, NO3 माइनस, जो हमारा क्या है, वीक बेस। NO3 क्या है, वीक बेस। इसी तरीके से आपका इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं वीक एसिड का, H2CO3 H प्लस आयन प्लस HCO3 माइनस, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। कंजुगेट एसिड बेस में जो मान है, मतलब जो इसका नेम है स्ट्रॉन्ग और वीक का, तो वो अपोजिट हो जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो वो वीक बेस होगा, अगर आप वीक एसिड लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसको समझ में ना आया हो तो बेटा बता दे। जिस तरीके से हमने कंजुगेट एसिड को डिफाइन किया, इस एग्जाम्पल लेके सेम इसका हमने जब अपोजिट किया तो आपका कंजुगेट बेस को डिफाइन हो जाएगा। कोई से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो H प्लस आयन देते हैं।
आज जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के सभी लिखवा दे रहा है। इसके जो भी सवाल होंगे वो आपकी ऑनलाइन क्लास में मतलब डेली चलेगा। जिस जिस दिन हमारी क्लास होगी उस दिन पूरी ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, 8:30 बजे से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी दोनों क्लास होगी ना, फिर टाइम हो जाता है काफी। कितना भी अगर कम करेंगे 40-50 मिनट तो हो ही जाएंगे। पिछली बार भी 1 घंटा पूरा हो गया था। समझ में आए थे सवाल? किसने ली थी क्लास ऑनलाइन? बहुत से लोगों ने तो ली है, जो सो भी हो जाता है ना। जितने अभी आपके जो हो गया है आपका, हम स्टार्टिंग से ही हम कर रहे हैं, जिससे भी आपके PYQ भी होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी अलग से होंगे वो सब उसके माध्यम से शुरुआत करती है, तो वही करवाएंगे। ठीक है, जो समझ में ना आए वो बाद में भी पूछ सकते हैं। कहाँ पर समय आपको दिया ही जाता है, पहले कोशिश करिएगा अपने आप से, नहीं होता है तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम बताते हैं सॉल्यूशन, है नी? हो गया बेटा? अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H2O। H2O के आयनिक फॉर्म में पहले यहाँ को चेंज करना पड़ेगा। H2O H+ आयन दिया और OH- आयन। ठीक है, इसको अगर हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? H+ OH- और H2O इक्विलिब्रियम फॉर्म में कंसंट्रेटेड के टर्म में हम लिख देते हैं जितने भी आपके रिएक्टेंट हो या आपके प्रोडक्ट हो। ठीक है, इसको हम H2O को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम KW लिख सकते हैं। जब H2O है तो K वाटर, तो ये किसके इक्वल हो गया? हाइड्रोजन आयन और OH आयन। ठीक है, अगर हम इसे pH के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? PKW PH+ और POH- केवल H लिख सकते हैं। और इनकी वैल्यू क्या रहती है PKW की? KW मतलब के वाटर की वैल्यू जो होती है वो आपकी 10 की पावर कितनी होती है pH फॉर्म में? वैसे 14 होती है। अच्छा, pH लगा देंगे तो, और ये किसके इक्वल होती है आपकी? H+ बराबर OH- की कितनी होगी? 10 की पावर -7 होगी दोनों की, तभी तो आपकी आई 14 10 की पावर। ये आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। इसमें एक पॉइंट है बेटा, इसको तो आप समझ रहे होगे। KW इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, KW। इसमें टेम्परेचर जो होता है अगर आपका एट 25 डिग्री सेल्सियस पे है तब आपकी KW की वैल्यू रहेगी 10 की पावर -14। ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर है तब,
इससे H प्लस और OH माइनस जो दोनों आपका रहेगा 10 की पावर -7। ठीक, जब आपका टेम्परेचर 90 डिग्री पे होगा तब Kw की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 की पावर -12। ये आपको ध्यान रखना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो रही है, माइनस में है ना, माइनस कम हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, -1, समझिए। तो इसमें फिर आपका देखो बेटा रहेगा H प्लस और OH माइनस 10 की पावर -6, क्योंकि इक्वल रहेगा इसलिए। यहां से क्या बात निकल रही है बेटा कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 25 से 90 डिग्री सेल्सियस पर आए, टेम्परेचर इंक्रीज किया, -14 से -12 पर आ गए, मतलब Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। हो गया बेटा? पीएच स्केल के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। इससे बाकी सब कुछ जानते हैं, सिर्फ हम आपको यहाँ पर फार्मूला नोट करवा रहे हैं। ठीक है, एसिड आपको पता ही होगा कि कितने से कितने नीचे जाएंगे तो एसिड होगा, न्यूट्रल क्या है और बेसिक क्या है। ठीक है, जो फार्मूले हैं वो नोट कर लीजिए सब। पीएच के लिए हम -log 10H+ लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार POH को -log 10OH माइनस PH प्लस POH बराबर क्या आएगा? किसके बराबर आएगा बेटा बताओ? 14, यानी KW अभी दिखाई था आपने कितने में? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं अगर PH प्लस POH इक्वल टू 12 आ जाए तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर आएगा? एट 90 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, PH प्लस POH बराबर 14 आएगा तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। PH प्लस POH इक्वल टू 12 आएगा तो एट 90 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में आपका pH इंक्रीज डिक्रीज होगा और आपका KW जो है वाटर की वैल्यू वो इंक्रीज होगी। यहाँ से आपको अब देखो ये एक बात पता चल रही है आपको, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KW भी इंक्रीज हो रहा था, बट pH की बात करेंगे तो pH डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
और ऊपर लिख देते हैं फार्मूला pKw को हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 KW। ठीक है, अगर हमारा pKa एसिड के लिए आए तो माइनस लॉग 10 Ka हो जाएगा, और अगर pK बेस के लिए आए तो माइनस लॉग 10 Kb हो जाएगा। इसी के साथ में एक आगे चल के हर सवाल में मोस्टली जब आपका पीएच निकालने को बोला जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ में आपकी घात में अगर आपका कोई डिजिट है, नंबर्स है, तो उसके लिए फार्मूला लगता है, इसे रख कर अगर आपका पीएच बराबर माइनस लॉग ए मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस बी है बेटा, तो इसके लिए हमेशा हम लिखेंगे b माइनस लॉग ए, ये नोट कर लेना। बाकी आपको अभी ये पता होंगे जब हम आगे जो भी सवाल करेंगे उसके लिए, अगर हमारा pH की वैल्यू अगर माइनस लॉग a मल्टीप्लाई 10 की पावर b, 6 नहीं है बेटा, b है, ध्यान देना। तो b माइनस लॉग a मतलब कोई सी भी वैल्यू अगर मान लो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 है तो हम लिखेंगे 2 माइनस लॉग 4, फिर हम लॉग 4 की वैल्यू पुट कर देंगे और वो 2 में से घटा देंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसे नोट करिए। हो गया बेटा। अब पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको नियम बताएंगे, इनके माध्यम से अलग अलग एसिड बेस का पीएच निकालना होगा। बिना इनको जाने आप नहीं कर सकते पीएच। 7 केसेस में क्या इससे नियम समझ लो। पीएच कैलकुलेशन के 7 नियम है बेटा। पीएच कैलकुलेशन के लिए आपका पहला पॉइंट जो रहेगा, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड बेस। आपका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, ठीक है, तब उसका पीएच क्या होगा। जब हमारा प्योर गति अगर एसिड है तो उसका पेज जो पीएच जो होता है वो आपका कितना आएगा, नियरेस्ट 2, 3 या 4। पीएच का मतलब क्या होता है, अगर आपका 0 से लेके 7, हम नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका 2 है, 3 है और इधर 5 है और 6 है, तो ज्यादा एसिडिक तो ये होगा ना, इससे यही होगा ना। और जब अगर यहाँ पर अगर हम करें 8, 9, इनकी 8, 9 और इधर 10 कर दें या 12 कर दें, तो ये ज्यादा बेसिक हुआ। तो इसी प्रकार जब अगर ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका पीएच वो है इधर का आएगा या इधर का आएगा, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट इसका रहेगा, देखो बेटा, इफ अगर आपके H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है ज्यादा है 10⁻⁻6 से, ठीक है, तब आपका जैसे कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि फाइंड pH ऑफ 10⁻³ MHCl। डायरेक्ट फाइंड pH ऑफ 10⁻³ MHCl। HCl कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा जो pH आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में आएगा, एसिडिक आएगा। तो इसको pH निकालेंगे बेटा, कैसे निकलेगा बताओ। यहाँ पर देखो H+, अगर हम इसे तोड़ेंगे HCl को, तो H+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लेना है, H+ ही तो लेना है। तो इसलिए H+ की जो वैल्यू है हमारी बेटा कितनी है, 10⁻³ है। और pH का फार्मूला लगा दो, पहला तो सिंपल है। तो pH का फार्मूला लगा दो तो क्या आएगा, -log H+ आएगा 10⁻³ तो pH कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। क्योंकि 3 पहले आ जाएगा और log 10 जो बचेगा उसकी वैल्यू 1 होती है। आपको log के पहले मान लिखवा दें सभी, ये वाला हो गया सबका। क्योंकि आगे जितने भी होंगे pH की कैलकुलेशन log के फॉर्म में आती है, log की वैल्यू पता होगी तभी पता होगा कुछ चल पाएगा। log 1, log 2, log 1, log 2, log 3, log 4, log 20 तक आप वैल्यू लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। log 1 की वैल्यू देखो बेटा होती है 0, log 2 की 0.30 या 3 और log 3 की 0.48, log 4 की 0.6, log 5 0.9
69 होता है, यानी कि इसका देखो वैल्यू इसकी होती है 69.8, तो इसके लिए हम 0.7 लिख देंगे कैलकुलेशन के लिए, सही करने के लिए। ठीक है, 698 है तो इसके लिए हम सीधा 7 लिख देंगे। log 6 78 log 84 0.9 log 9 का 0.95 log 10 की वैल्यू 1 log 11 की 1.04। ठीक है, अब इसमें देखो 3 ऐड कर दो 1.07, 4 ऐड कर दो 11, log 13 की 1.11। फिर इसमें आप देखो 4 में 3 ऐड किया 7, फिर 4 ऐड किया 11, फिर आप 3 ऐड करिए 14 1। सेवेंटी 1.23 ऐड करेंगे 1.23 25 27 और 30 ये रहेगी वैल्यू। मोस्टली आपके सवाल में जितनी भी आएगी log 14 तक की वैल्यू आती है। 14 ठीक है, log 6 तक ज्यादा यूज होती है, फिर बाद में बहुत कम। log 11 1.04 3 ऐड करो 7, फिर 4 ऐड करो यानी कि 11, फिर 3 ऐड करो 14, फिर 4 ऐड करो 17, फिर 3 का क्रम चलेगा, फिर लास्ट में 2 का 3 का। अगर इसका आपने एक ये देख लिया, इसका बी वाला आप करेंगे जब तो h प्लस छोटा होगा 10 की पावर -6 तब क्या रहेगा। ठीक है, सवाल आपका यही हो जाएगा, फाइंड pH ऑफ 10 की पावर -8 MHCl। जब 10 की पावर 6 से ज्यादा था तब हमारा pH कितना आया था, जब 10 की पावर -8 है तब हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 6 से कम है, -8 जो है वो 6 से कम है। ठीक है, तरीका यही है बेटा निकालने का। यहाँ पर देखो H प्लस अगर नेट की बात करें तो यहाँ पर 10 की पावर -8 H प्लस जो एसिड से लिया जाएगा प्लस, और H प्लस एक जो आएगा वो आपका वाटर से आएगा। तो इस ये वाला हो गया था सबका। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा 10 की पावर -8 तो ये एसिड से आ गया, और 10 की पावर -7 वाटर का होता है, वाटर से जो आता है H प्लस का। ठीक है, अब यहाँ इसको हम pH के फॉर्म में लिखेंगे, pH इक्वल टू -log इसके लिए 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7
माइनस लॉग 10 की पावर -8 कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ पर 1 + 10 हो जाएगा। 10 की पावर -8 कॉमन लिया हमने, तो 1 + 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -7 है इसलिए एक 0 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया फिर आपका, देखो माइनस लॉग 10 की पावर 8 और इधर हो गया आपका 11। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फिर माइनस लॉग 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब ये देखो जो हमने लास्ट में इधर लिखवाया था आपको pH निकालने के लिए, pH a मल्टीप्लाई 10 की पावर -b, वही वाला फार्मूला यहाँ पर देखो आ गया है। तो यहाँ पर जब हम pH की बात करेंगे 8 है, 8 माइनस लॉग 11 और लॉग 11 की वैल्यू दी हुई है 1.04 है। अगर इसके लिए हम अप्रॉक्स 0.4 करेंगे, अब 8 में से घटाओ बेटा तो कितना आएगा 6.96 आएगा। ये pH निकला है इसका। हमने यहाँ पर 10 की पावर -8 ली है, किसके नियरेस्ट है, न्यूट्रल के नियरेस्ट है, इसलिए न्यूट्रल के नियरेस्ट आया है हमारा pH मान। वहीं अगर हम यहाँ पर 12 लेते तब अलग आता, जैसी वैल्यू आप लोगे उसी प्रकार का यहाँ पर pH आएगा। ये केस 1 था, इसे नोट करिए। pH 6.9 है, और अगर OH की वैल्यू जब ज्ञात करोगे इसी को, तो 14 में से घटा दोगे आप, 14 माइनस कर दोगे 6.9 तो 7.1 आ जाएगा। नियरेस्ट न्यूट्रल एसिडिक है ये। जब अगर बेसिक की बात करेंगे तो नियरेस्ट न्यूट्रल बेसिक आ जाएगा। यहाँ पर ये नियरेस्ट एसिडिक के मतलब 7 के, जब OH की वैल्यू याद करेंगे तो 7.1 आएगा, क्योंकि 6.9 है। 14 में से 6.9 तो घटाओगे तो 7.1 आएगा, नियरेस्ट आ गया। H+ आपका निकल आए तो OH आप निकाल सकते हो। लॉग वाला हो गया सबका। सेकंड नंबर पे जब हम करेंगे डायरेक्ट इस बार हम फार्मूला लिखेंगे pH मिक्सर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ मिक्सर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सर होगा या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर होगा तब हमारा pH का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखो बेटा H+ होगा या OH- होगा, जो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसके लिए आपका जो मोलरिटी दी हुई हो, वॉल्यूम दी हो और NF फैक्टर हो माइनस और प्लस माइनस दोनों होगा, M2V2 NF फैक्टर 2 अपान वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 ये होगा। इसमें कंडीशन क्या होगी,
नोट पहला पॉइंट, जब वो दोनों मिक्सर जो होंगे एसिडिक होंगे, ठीक है, वो सॉल्यूशन आपके एसिडिक होंगे तो आप पॉजिटिव लगाओगे। वो सॉल्यूशन बेसिक होंगे तब आप पॉजिटिव लगाओगे। वन एसिड होगा और वन बेस होगा तब आप माइनस लगाओगे। ये फार्मूला रहेगा इसका, ठीक है। जब दोनों अगर एसिडिक हैं, HCl H2SO4 दोनों अगर आते हैं तो आप प्लस लगाएंगे। दोनों अगर बेस आती हैं, NaOH या NH4OH, ठीक है, तब आपका प्लस लगेगा। और अगर एक एसिड आता है और एक बेस आता है तब आपका माइनस रहेगा। ये सेकंड कंडीशन का है। देखो, आपने अभी तक जो भी आपने सवाल किया, इन एकेडमिक में पीएच निकालने की बात करी थी तो वो आपका सीधा सीधा सिंपल फार्मूला लगता था। बट एज अ कंपटीशन में आपका सीधा सीधा फार्मूला लगेगा, लेकिन वो बाद में लगेगा। वो भी लगेगा pH माइनस लॉग A मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस B, जिससे हम लॉग का मान रखकर वैल्यू निकालते हैं। जितने भी आपके आएंगे इस तरीके के आएंगे, n फैक्टर, n1, b1, अभी और भी आपके केसेस हैं। ये इधर वाला पार्ट हो गया सबका बेटा? यस सर। फिर जो बचेगा आपका अंतिम प्रश्न सवाल बचेंगे वो सब आपके ऑनलाइन में करवा देंगे, आप खुद करवा देंगे, अभी समय बचेगा। तीसरा इसका रहेगा आपका pH ऑफ वीक मोनोबेसिक। मोनो का मतलब सब जानते होंगे, मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस। इसी में आपके फार्मूला बनते हैं। इसी में एक फार्मूला आपका आएगा ओसवाल्ड का, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाले। इसमें देखो फार्मूला जो आपका बनेगा, ए पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला, ये आपको सबको पता है, अंडर रूट K/C, ठीक है। सेकेंड फार्मूला आएगा आपका H प्लस की कंसंट्रेशन के बारे में पूछेगा तो C अल्फा होता है, ठीक है। और इसी को ही आप KAC भी कर सकते हैं यहां से। तीसरा इसका फार्मूला आएगा मेन, तो डायरेक्ट पीएच निकालने के लिए तो डायरेक्ट पीएच 1/2 pK माइनस log C, और अल्फा समानुपाती 1/√C समानुपाती √B। ये आपका जो है ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ये वीक मोनोबेसिक एसिड या वीक मोनो एसिडिक बेस आएगा तब, मोनो मतलब एक ही होगा केवल, ठीक है। सिर्फ आप
आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूले से ही आपको पता चल। जब आप पहचान लेंगे कि आप मोनोबेसिक एसिड है या मोनो एसिडिक बेस है, बस उसके आधार पर आपको फार्मूला लगाना। जब आप पहचानेंगे कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। जब इस तरीके का होगा एसिड बेस तो आपको इस तरीके का लगाना है। ट्रेन से जाती है, ट्रेन से कहाँ? फर्स्ट पॉइंट बेटा इसका जब आपका पीएच होगा, अगर वहां पर मोनो था, यहाँ पर देखो बेटा पॉली होगा। पॉलीबेसिक एसिड हो या वीक पॉली एसिडिक बेस हो, तब आपका फार्मूला जो लगेगा H प्लस, अगर आपका डायरेक्ट ये है H प्लस और H2PO4 वाला हम एग्जाम्पल का बता दे रहे हैं, तो इसका √KA1C। एक बात ध्यान देना बेटा, जब यहाँ पर देखो Ka आ रहा है, Ka1 या Ka2 या Ka वो वैल्यू आपकी दी हुई होगी प्रश्न में, ठीक है। सेकेंड डायरेक्ट पीएच निकालने के लिए pKa1 माइनस log C वाला HPO4 माइनस 2 अगर आपका हो, पॉलीबेसिक है। यहाँ पर देखो बेटा, जब एक बार आपका हाइड्रोजन आयन निकल जाए तब आपका ये रहेगा। वहीं पर अगर इसको HPO4 लिख लें, मतलब दूसरा हाइड्रोजन आयन निकल गया। पॉली का मतलब है एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तब आपको फार्मूला लगाना है Ka2, मतलब आपका जो होगा Ka2 रहेगा केवल। इसकी वैल्यू जो आएगी वो Ka2 जो दी हुई होगी वही रहेगी केवल। जब इसकी वैल्यू यहाँ H प्लस आयन की वैल्यू दी हुई हो, क्योंकि इसी से ही देखो ये बना है, H प्लस आयन त्यागा है, इसने डोनेट किया है, तो √Ka1 और C की वैल्यू जो मोलर में दी हुई होती है, कंसंट्रेशन मोलर के इक्वल होता है ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ से बताओ ये हाइड्रोजन आयन निकल सकता है नहीं निकल सकता है? HPO4 से HPO4 माइनस 2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकालेंगे तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा? PO4 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे बेटा Ka2 Ka3 और √Ka1C, ये फार्मूला रहेगा। हमने यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया था H3PO4, ठीक है, जो पॉली एसिडिक बेसिक है, मतलब हाइड्रोजन आयन को त्याग भी देता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके आधार पर ये फार्मूले निकाले जिसमें Ka1, Ka2 और Ka3 तीनों निकल आएंगे। डेरिवेशन हम बेटा नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे ही आपके सवाल होंगे, ठीक है। ये सब आया आपका H3PO4 से आया है, फोर्थ हो गया। ये वाला हो गया बेटा इधर का। ये समानुपाती का चिन्ह होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन। उस बार डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जो आपकी कंसंट्रेट की वैल्यू होती है, ठीक है, वो स्क्वायर होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, और इनवर्स केवल प्रोपोर्शनल होती है आपके वैल्यू की, स्क्वायर ऑफ वैल्यू।
ठीक है। हो गया इधर वाला सबका? थोड़ी बेटा मेहनत कर लो, सभी फार्मूले नोट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे साथ साथ। pH of mixer of 2 acid to weak acid या weak base। दो वीक एसिड हो या दो वीक बेस हो तो इसके लिए आपका H+ का मान जब आएगा अंडर रूट में Ka1 Ka1C प्लस Ka2C, ठीक है बेटा। बाकी आपको पता ही है, अगर हम pH बराबर करेंगे तो log tan H+। दूसरा पॉइंट, अगर OH माइनस का आए तो अंडर रूट में Kb1C प्लस Kb2C ये रहेगा। जब आपके 2 वीक एसिड हो या 2 वीक बेस हो तो सिंपल सा फार्मूला है H+ निकालने को आएगा, मतलब pH, तो H+ निकालेंगे तो अंडर रूट में Ka1C, तो A1 की कंसंट्रेशन C1, Ka2 C2, क्योंकि जब दो वैल्यू होंगी तो C1 और C2। क्योंकि 2 वीक एसिड है या 2 वीक बेस आएंगे, मतलब दो आएंगे। जब दो आएंगे तो अगर एसिड है तो Ka1 Ka2 एक का, एक C1 C2 इसका। 6 नंबर का रहेगा आपका pH of mixture of 1 strong acid या strong base, 1 weak acid। या इसकी जगह पे आपका हो सकता है 1 strong base और 1 weak base, ठीक है। इसके लिए फार्मूला जो रहेगा आपका हाइड्रोजन आयन का C2 प्लस C2 का स्क्वायर 4 Ka1C1 अंडर रूट में रहेगा बटे 2। ये अंडर रूट केवल ऊपर तक का है, यहाँ तक का है अंडर रूट, 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं रहेगा बॉयज। अंडर रूट केवल यहाँ ऊपर तक का है, नीचे नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 हो जाएगा उसका। सेम अगर इसका पूछेगा OH का C2 प्लस C2 स्क्वायर 4 K B1 C1 अपॉन 2।
एक केस और बचा है बेटा, वो भी लिख लो। पीएच ऑफ एंटीबायोटिक स्पीसीज, ये इधर वाला हो गया। सेवन नंबर पे है पीएच ऑफ एंटीबायोटिक स्पीसीज। इसमें जो फार्मूला रहेगा 2 टाइप के रहेंगे। पहला रहेगा आपका, अगर आपकी वैल्यू HA- टाइप की है, साल्ट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, NaHA, NaHCO3, NaHS, etc कर लो। अगर इस तरीके का हो HA- टाइप का, अगर पॉली एंटीक्लोराइटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, ठीक है। HA- है यहाँ पर, H+, A- टाइप साल्ट आएगा। ये साल्ट है सब, ना कि एसिड ना बेस, ठीक है। ये साल्ट है क्योंकि इसमें एसिड बेस दोनों मिक्स है। जैसे NaCl साल्ट होता है, यहाँ A का मतलब है माइनस, यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, Cl, Br, F, ठीक है। तो आपका यहाँ पर H+ का फार्मूला जो रहेगा, डायरेक्ट पीएच जब आप इसका निकालोगे तो pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, ये करो। सेकेंड टाइप इसका आएगा HA- टाइप। जैसे कि आपका होगा अगर Na2HPO4, तब आपका पीएच जो रहेगा pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2। ये 7 केसेस थे पीएच के, इनके बेस पर आएगा। जितने भी केसेस में Ka1, Ka2, Ka3 दिए हुए हैं, तो इनकी वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी आपको सबको। बाकी सबकी वैल्यू आपको निकालनी है। कंसंट्रेट C की वैल्यू निकालनी है, H+ की निकालनी, OH- की निकालनी, उस बेस पे फिर आपको pH निकालना है, वो सब निकालना होगा। जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कौन सा? पीएच ऑफ एंटीबायोटिक स्पीसीज। इसके ये 2 प्रकार से हैं, क्या बताना है इसको? AMPHIPRO, PIC। हो गया आंसर बेटा सबका? टाइम हो गया तो पता है। साल्ट हाइड्रोलिसिस एक टॉपिक ये बचा है, इसको एक और कर लो, ठीक है। तो वीडियो भी अभी
आपके देखो बेटा एसिड बेस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? अगर स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, जिनसे मिलकर हमारा साल्ट बनता है। अब कौन सा साल्ट किसके साथ बनता है ये आपको पता है? बताओ। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, और ये लिख दिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड। शॉर्ट में अगर ये लिख दे रहे हैं ऐसे, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारा साल्ट बनेगा, इसका एग्जाम्पल बताओ, वीक एसिड का एग्जाम्पल कौन सा होगा? जब हमारा साल्ट बनेगा, इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं CH3COOH, ये हो गया। स्ट्रॉन्ग का मान लो आप HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस का आपका NaOH हो गया, और वीक बेस का आपका NH4OH हो गया, ठीक है। ये 4 हैं। अब हमें इनसे क्या बनाने हैं? साल्ट बनाने हैं। पहले नंबर पे देखो, वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो यहाँ पर हम लिख दें Na प्लस Hb स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट किया, और हमारा जो साल्ट बना है CH3, यहाँ से हमने क्या लिया? CH3COO ले लिया। बेस वीक एसिड है तो एसिड वाला पार्ट ले लिया। एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट कर दिया। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से हमने Na ले लिया, और H और OH मिला के क्या कर दिया? H2O वाटर बन गया। साल्ट जब हमारा बनता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वाटर प्लस साल्ट बनता है, सबको पता होगा, ठीक है। तो वीक एसिड ने वीक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करी, ये हमारा साल्ट बन गया। कौन सा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वाला। फिर इसके बाद में अगर हम इससे रिएक्शन करते हैं, अब देखो हमारा कौन कौन सा बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन हुआ, यहाँ से क्या लिया? NH4 और यहाँ से Cl और H2O चला गया। तीसरा, वीक एसिड ने वीक बेस से तब हमारा क्या बनेगा? CH3COO NH4 बनेगा, और 4 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस HCl NaOH, तो कौन सा बनेगा? NaCl। ये 4 प्रकार के साल्ट हमारे बनते हैं बेटा। पूरे आप कोई सा भी कुछ भी पढ़ लेना, कैसे भी पढ़ लेना, यही 4 साल्ट मिलेंगे पूरी केमिस्ट्री में, इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो। हो गया बेटा सबका ये। इसके बाद में आपका बफर सॉल्यूशन बचा है और सॉल्युबिलिटी केवल 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। इससे संबंधित सवाल भी हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जिस तरीके से ये देखो आपके चारों बने हुए हैं, इसमें एक पॉइंट लिख लो केवल चौथे वाले का, NaCl का। NaCl के केवल 3 शब्द हैं,
सबसे पहले अगर इस वाले ये इस प्रकार का साल्ट आएगा आपका, तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नो वीकर पार्ट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट नो हाइड्रोलिसिस, और तीसरा पॉइंट रहेगा इसका पीएच जो रहेगा हमेशा 7 रहेगा। बाकी के 3 जो है ऊपर वाले उन सब के फार्मूले हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो 4th वाला पॉइंट है, नो वीकर पार्ट, इसमें कोई भी वीक पार्ट नहीं है। ठीक है, नो हाइड्रोलिसिस, किसी भी प्रकार की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी NaCl में। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो इसका मतलब है पीएच या OH से कोई मतलब नहीं रहेगा, पीएच क्या रहेगा, न्यूट्रल 7। ठीक है, बाकी के आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, वो नेक्स्ट में कवर करवाएंगे।